वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी हमले के बाद के दृश्य फिलहाल आपके सामने है। किस तरह से वेनेजुएला की राजधानी काकेशस पर हुए इन हमलों को आप यहां पर देख सके हैं। किस तरह से यहां पर बड़ी-बड़ी इमारतों के साथ में उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के मिस्टर पीस प्रेसिडेंट पिछले साल शांति दे रहे थे, इस साल की शुरुआत में अशांति दे रहे हैं। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट फीफा से प्राप्त शांति पुरस्कार से शायद खुश नहीं हुए, क्योंकि शायद नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी ने यह पहचान लिया था कि ट्रंप की असल फितरत युद्ध रुकवाना नहीं, युद्ध करना ही होगी। यही कारण है कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने दुनिया को एक जबरदस्ती का युद्ध थोपा है। उन्होंने वेनेजुएला पर जिस तरह से हमला किया, वो हमला एक संप्रभु राष्ट्र पर, जिस राष्ट्र की अपनी खुद की स्वतंत्रता है, जो खुद से खुद के डिसीजन लेने के लिए फ्री है, उस पर हमला करके किस तरह से शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश को मिटा सकते हैं, यह दर्शाने का प्रयास किया है। और अगर यह घटना इस तरह से देखी जाए कि अगर अमेरिका दुनिया में इतना शक्तिशाली है, तो जो राष्ट्र उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, वो उन पर कभी भी किसी समय भी हमला कर सकता है। तो इस विश्व में यूएन जैसी संस्थाओं का क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने जिस तरह से P5 समूह बनाया हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश बनाए हुए हैं, जिनका उद्देश्य है कि किसी भी संप्रभु देश पर इस तरह से हमला नहीं होगा, उनके औचित्य का क्या हुआ। और तो और क्या अब वेनेजुएला के समर्थन में चीन और रूस कोई कार्रवाई करेंगे, आज के सेशन में सभी जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये तस्वीरें देखें और इन तस्वीरों से आप ये समझने का प्रयास करें। आप शायद इस तस्वीर में कुछ हेलीकॉप्टर्स को अंधेरे में उड़ता हुआ देख सकते हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में उड़ते ये हवाई जहाज बहुत ही नीचे से उड़ते हुए दिखाई दिए। और ये घटना कब हुई, जिस समय आप इस सेशन को सुन रहे हैं, मतलब इंडियन टाइम में अगर आप इसे इवनिंग में सुन रहे हैं, वेनेजुएला हमसे 9-10 घंटे पीछे चल रहा है। मतलब अपने यहां पर अगर इस समय इवनिंग हो रही है, तो उनके यहां भोर हो रही है, सुबह का समय चल रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से जब आप और हम दोपहर 12 से 1 बजे में रहे होंगे, ये उस समय उनके यहां हुए हमले हैं। लगभग 2 बजे के आसपास रात्रि में हुए हमले हैं वेनेजुएला के अंदर। तो आपसे मतलब आप जिस खबर को जिस समय सुन रहे हैं, इससे 2 घंटे पहले ही यहां पर हमले होकर चुके हैं। तो समय के हिसाब से इस बात को देखिएगा। ये वेनेजुएला है, जिसके बारे में शायद आप जानते हैं, अब तक इतनी बार चूंकि जिक्र हो चुका है। दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित एक देश, जिसके पास दुनिया का सबसे अधिक ज्ञात तेल भंडार है। इस ज्ञात तेल भंडार, सऊदी अरब से भी ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा तेल जिस देश के पास है, वो वेनेजुएला है। वेनेजुएला अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां नहीं रहने दिया था। ये खुन्नस थी अमेरिकी कंपनियों की। इसी के चलते ट्रंप को उन्होंने इलेक्शन में फाइनेंस किया था। यही कारण था कि उन्हीं तेल कंपनियों ने भारत का रूस से तेल खरीदवाना प्रतिबंधित किया था, ताकि भारत अमेरिका से तेल खरीद सके। और वो अमेरिकी कंपनियां जो ऑयल रिफाइन करती हैं, वो ट्रंप को फाइनेंस की थी, ताकि वो जब राष्ट्रपति बने तो वेनेजुएला से हुई जो उनकी बेइज्जती है, उसका बदला ले सके। आज वेनेजुएला पर हमला होता है और यहां के राष्ट्रपति के बारे में सूचनाएं दी जा रही हैं। अभी तक पुख्ता जानकारी वेनेजुएला की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ट्रंप की बातें हैं कि यहां से राष्ट्रपति गायब कर दिए गए हैं। कहां गए, कौन ले गया, ये सब बातें चर्चा का विषय है। यहां की राजधानी काराकस पर यह हमला हुआ। ट्रंप के द्वारा यह हमला शुरुआत में अनाउंस ही नहीं किया गया। अक्सर ट्रंप जब हमले होते हैं, उस समय एक जानकारी देते हैं कि हां, हमने ऐसा कर दिया है। लंबे समय तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इधर उधर से मीडिया कवरेज आना शुरू हो रहा था कि वेनेजुएला की कैपिटल जो है, यहां पर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जिसके चलते मादुरो ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आज से 2 महीने पहले जब इन्होंने एक बड़ा युद्धपोत तैनात किया था, तब इसी चैनल पर मैंने आप लोगों को यह बताया था, किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला हो सकता है। और मैंने अपने वीडियो में ये किसी भी वक्त को लेकर यह कहा था कि यह समय ट्रंप खुद से तय करेंगे, जब दुनिया यह मान चुकी होगी कि अब युद्ध के बादल साफ हो चुके हैं, ये उस समय हमला करेंगे। हमारे ही सेशन में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। निकोलस मादुरो यहां के राष्ट्रपति हैं, जो कि हुगो चावेज के उत्तराधिकारी के रूप में सोशलिस्ट पॉलिसीज को वेनेजुएला में लेकर चल रहे हैं। वेनेजुएला ऑयल संपन्न राष्ट्र होकर के भी अत्यधिक महंगाई और गरीबी से जूझ रहा है, क्योंकि इन्होंने सरकारी नीतियां ऐसी अपनाई थी जिसमें जनता को सब मुफ्त देने की योजना थी, चाहे वो एक एजुकेशन, चिकित्सा, वाटर, तमाम प्रकार की सुविधाएं। और ऐसे में इन्होंने सरकारी खजाने खूब लुटाए। जो तेल निकालने और रिफाइन करने वाली कंपनियां थी, उन्हें सरकारी बना दिया। प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरह सरकार के अंडर में ले लिया। बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जो मुनाफे में रहना चाहती थी या मुनाफे में रह रही थी, वो सरकारी की नीतियों के चलते बंद हो गई। उन्हें जब सबको एक जैसा ही लाभ मिल रहा है, जब आप असल में जो साम्यवादी नीतियां हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान ही ये होता है कि ये उन लोगों को हतोत्साहित करती हैं जो अपने मेहनत से अच्छे प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर सरकार सभी से ये कहने लगे कि मैं सबको एक जैसी नौकरी, सबको एक जैसा भोजन और सबको एक जैसा जीवन दूंगा, तो ऐसे में व्यक्ति जिसके अंदर मेहनत करके खुद के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की चाहत है, वो मेहनत करना छोड़ देता है। ऐसा साम्यवादी नीतियों में, सोशलिस्ट नीतियों में देखा गया है। जब ये बहुत ज्यादा काम करने लगती है, तो लोगों से काम करने की इच्छा छीन लेती है। इसीलिए प्रोग्रेस के लिए कैपिटलिस्ट जो अप्रोच है, अमेरिका जैसे देश उसे थोपते हैं कि जिन्हें पैसे की भूख होगी वो तरक्की करेंगे, स्वार्थी लोग तरक्की करेंगे, जिन्हें अपना हित सबसे पहले पता होगा वो लोग तरक्की करेंगे। और वो इसी सोच को दुनिया के अंदर फैलाते हैं। वेनेजुएला का फेल हो जाना अब आने वाले समय में यह चर्चा का विषय बनेगा कि अगर यह देश सऊदी की तरह तेल निकालने में अमेरिका की मदद पहले ले लिया होता, या फिर यह देश इतना डेवलपमेंट मतलब इतना तेल होते हुए भी अगर यह अपने आप
प्राइवेट कंपनीज को डेवलप होने दिया होता तो शायद ये सऊदी से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि इसके पास इतना तेल है, सऊदी से भी ज्यादा तेल है, विश्व का सबसे ज्यादा ज्ञात तेल भंडार है, तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होता। लेकिन यहां की सरकार की नीति और यहां की जनता को जो मुफ्त में मुफ्तखोरी पसंद आई, उसके चलते आज देश ने रातों रात खुद पर होता हमला देखा। 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें कराकश के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ग्वायरा शामिल है। यहां पर 7 हवाई हमले हुए। तस्वीरों में अगर आप हमले देखें तो आप उन हमलों की इंटेंसिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भीषण रहे होंगे। 10 विमान अंदर घुसते हैं, आप यहां पर आते हुए गोलों को देख सकते हैं। यहां के जो प्रमुख सैन्य ठिकाने थे, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस थे, उनको निशाना बनाया गया। जहां पर इनके वेपन्स रखे थे वेनेजुएला वालों के, उन्हें निशाना बनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डिपो को नष्ट कर दिया गया। यानी कि पहले वेनेजुएला को चारों तरफ से इन्होंने ब्लॉकेड किया था। मैंने आपको बताया था उस समय भी, जब समुद्र से इन्हें चारों तरफ से घेर दिया गया था, यहां आने जाने वाले सारे पानी के जहाज रोक दिए गए थे, पूरी तरह से इनका नक्शा भर दिया गया था कि अब ये यहां से निकल नहीं पाएंगे। चारों तरफ से उन्हें ब्लॉकेड किया गया। उसके बाद में सारी जगह मार्क की गई कि इस जगह पर सेना के सारे डिफेंस के इक्विपमेंट रखे हैं, यहां से ये अटैक कर सकते हैं, इस पोर्ट से ये भाग सकते हैं, और उन पर जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो, इस तरह से यहां पर एक भीषण हमले को अंजाम दे दिया गया। तो ये मतलब पहले प्राइमरी एक्सप्लोजन था। सेकेंडरी एक्सप्लोजन दर्शाता है कि पहले एक बॉम्ब फटता है और वहां रखे और जो बॉम्ब है वो फट जाते हैं। ये इस प्रकार से मतलब इनकी जो रिटेलिएशन की पावर थी उसको भी खत्म कर दिया गया। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अपने मतलब सेना के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर इस समय ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ में यूएस एयर स्ट्राइक के बाद इनका जो पोर्ट है वेनेजुएला का, जो कि काकेशस के पास स्थित है, कराकश के पास स्थित है, उस पोर्ट को एयर स्ट्राइक किया गया। पोर्ट को इस तरह से कि पानी के रास्ते में तुम कहां भाग के निकलोगे। पोर्ट प्यूर्टो दे ला गुआरा, जो कि कराकश का पोर्ट है, उस पर इन्होंने हमला किया। कुल मिलाकर के पहले समुद्र से कैरेबियन सी को इन्होंने बंद किया, एयर स्पेस को पूरी तरह लॉक किया, हवाई जहाज और मतलब यहां पानी के जहाज चारों तरफ खड़े किए ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। जितने भी पानी के जहाज यहां निकल रहे थे उन्हें एक एक करके टारगेट करना शुरू किया हुआ था। उसके बाद में इनके पोर्ट को हमला करना शुरू किया। अब आपके सामने स्थिति है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन नहीं बचा तो आप हालात देख सकते हैं ला गुएरा के ऊपर इस तरह से पूरी तरह खंड-भंड हो गया है। ये पूरा पोर्ट खत्म कर दिया है, पूरा एरिया पूरी तरह आग के हवाले हो गया है और यहां से निकलने वाली तमाम फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। शुरुआत में जब यहां पर लॉकहीड मार्टिन का हरक्यूलस उड़ना शुरू हुआ था, उस समय यह समझ में आ गया था कि हो सकता है कि यहां निकोलस मादुरो के ऊपर संकट आ चुका है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स के सारे ट्रांसपोंडर्स बंद करवा के उन्हें हमले के लिए भेजा था ताकि वो फ्लाइट रडार पर कैप्चर ना किए जा सके। फ्लाइट रडार पर हुए इन हमलों को किसी ने मॉनिटर नहीं किया, क्योंकि हवाई जहाज उड़ तो रहे थे लेकिन किसी भी रडार में नहीं थे, क्योंकि ट्रांसपोंडर्स बंद थे। क्या इस पर दुनिया की कोई प्रतिक्रिया आई? जब तक मैं आपके सामने ये सेशन लेकर आया हूं, अभी शुरुआती प्रतिक्रिया इनके एक पड़ोसी देश कोलंबिया की आई है, वेनेजुएला के पड़ोसी देश। वो इसे संप्रभुता के ऊपर हमला बता रहे हैं और वो यूएन से आह्वान कर रहे हैं कि इस पर अर्जेंट बैठक बुलाई जाए। ऐसे कोई देश दूसरे देश पर कैसे हमला कर सकता है? ऐसे ही कैरिबियन कंट्री क्यूबा है, उसकी तरफ से भी इसे संप्रभुता पर हमला बताया गया। इन देशों के आपसी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें डिस्कशन चल रहा है कि यहाँ के जो पैलेसेस हैं उन पर हमला कर दिया गया है, प्राइवेट एयरपोर्ट पर हमला कर दिया गया है। सारे के सारे अपडेट अब लोकल लेवल पर चल रहे हैं। वेनेजुएला की सड़कों पर अब टैंक चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जनता शहर छोड़कर जाती हुई दिखाई दे रही है। वेनेजुएला पर यह हमला संभावित था, यह सबको पता था, लेकिन इतना जल्दी वेनेजुएला सरेंडर हो जाएगा या फिर एक रिएक्शन और एक हमले के बाद वेनेजुएला के साथ में सारा की सारा साम्राज्य हट जाएगा या बदल जाएगा, ये अमेरिका के परफेक्शन को दिखाता है और वेनेजुएला के खोखलेपन को। वेनेजुएला लगातार अमेरिका को इस बात पर लगातार चैलेंज दिया जा रहा था और ये सोचने वाली बात है कि वेनेजुएला ने डिप्लोमेसी में भी कितना लॉस उठाया होगा, जबकि ये रूस से बात कर चुका था कि अगर अमेरिका इस पर हमला करेगा तो रूस इसके साथ खड़ा होगा। तो क्या वेनेजुएला के लिए पुतिन कोई भी एक्शन लेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि यूएस ने इसे बहुत लेट एक्नॉलेज किया है कि हाँ, ट्रंप का हमला था, ट्रंप ने यह हमला करवाया है। पूरी तरह से ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 4 जारी करके हमले की वो लिया गया। कहा गया कि इनके जो रक्षा मंत्री हैं वेनेजुएला के, उनको भी हमले के अंदर निशाना बना दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मादुरो कल ही चाइना के प्रतिनिधिमंडल से मिले थे, चाइनीज लोग यहां आए हुए थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई है। इतना सीक्रेसी के साथ ट्रंप ने यह हमला प्लान किया। 4 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी। 2 महीने पहले हमने कहा था किसी भी समय हमला हो सकता है। हम चर्चा में आपके सामने इस बारे को कह रहे थे कि जिस तरह की प्लानिंग चल रही है ये हमला करेंगे। हमले के साथ साथ वेनेजुएला लगातार प्लानिंग में था कि वो पुतिन के साथ मिलकर के रिटेलिएशन का इनको धमकी देंगे कि तुम अगर हम पर हमला किए तो हम बदला ले लेंगे। चाइना वाले लोग मिलने गए हुए हैं, उसके बावजूद भी इनके ऊपर हमला हो जाता है। यहां पर शुरुआती खबर आने लगी कि मादुरो के बारे में कोई खबर नहीं है। थोड़ी देर बाद ट्रंप खुद निकल कर आते हैं, कहते हैं कि मादुरो को हमने पकड़ लिया है और उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया है और पकड़ करके उन्हें बाहर भेज दिया गया है। ट्रंप का खुद का ट्रुथ हैंडल पर एक मैसेज आता है और लिखते हैं, लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला की गई। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हु हैज बीन अलोंग विद हिज वाइफ कैप्चर्ड एंड फ्लॉन आउट ऑफ द कंट्री, पकड़े गए और उन्हें उस देश से बाहर निकाल दिया गया। अब ये अमेरिका खुद अपने देश में लेकर चले गए या फिर वो जो कैरेबियन कंट्रीज हैं जो कि जहां पर इन्होंने अपने युद्धपोत खड़े किए हुए हैं उनमें से किसी देश के पास, या फिर ये जो ब्रिटिश आइलैंड्स यहां पर बने हुए हैं इनमें से किसी जगह पर इनको ले जाया गया। अब किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल वैसे ही है
जैसे अमेरिका ने तेल के लिए इराक पर हमला किया था, सद्दाम हुसैन को पकड़ा था और उसे फांसी दे दी थी। हो सकता है अमेरिका बिल्कुल उसी तर्ज पर निकोलस मादुरो को पकड़े, क्योंकि तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला हुआ है, ये सब जानते हैं, पब्लिक में आ चुका है। ऐसे में मादुरो के साथ भी ये हो सकता है कि कोई बड़ा ऐसा ही कार्रवाई करते हुए दिखाई दे जाए। ये घटना अमेरिका के अंदर चर्चा में आ रही थी जब यहां पर पिज्जा डिलीवरीज के नंबर बढ़ने लगते हैं। असल में अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन, यहां पर एक बड़ा ही मीटर चलता है, उस मीटर को पिज्जा मीटर कहते हैं। और इस पिज्जा मीटर में क्या होता है कि लेट नाइट देखा जाता है कि कितना पिज्जा ऑर्डर किया जा रहा है यहां से। जब भी यहां से पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा ऑर्डर्स की संख्या बढ़ने लगती है, तो उस समय यह माना जाता है कि यहां पर कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट टीम काम कर रही है, और जो लेट नाइट काम कर रही है उन्हें खाने के लिए पिज्जा दिया जा रहा है। और यह होता है अमेरिका में, जब भी किसी देश पर हमला किया है उससे पहले इनके पेंटागन में इस तरह से पिज़्ज़ाटो पिज्जा के ऑर्डर्स अचानक बढ़ने लगते हैं। तो कल रात का, मतलब अपन के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज दोपहर 1-2 बजे के आसपास का, आप यहां पर देखें तो अचानक पिज्जा सेल के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि 3 बजे सुबह दिखाई देनी शुरू हुई थी। और ये पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट के हिसाब से ही रिपोर्ट्स दी जाती हैं। और यहां पर पेंटागन से कितने पिज्जा ऑर्डर हुए, यह अब पूरी दुनिया देखती है कि जब अमेरिका में पिज्जा की सेल बढ़ रही हो पेंटागन के पास, तो समझो किसी देश की सामत आने वाली है। ऐसे में वेनेजुएला के ऊपर से सभी तरह की फ्लाइट्स अब बंद हो चुकी हैं। ट्रंप जो कि दुनिया में शांति के लिए निकलकर आए थे, उन्होंने एक संप्रभु देश पर साल की शुरुआत में हमला कर दिया है। यह हमला केवल और केवल इनके तेल के एस्पिरेशंस के लिए है। दुनिया को वाकई में इससे सबक लेने की आवश्यकता है। दुनिया के तमाम राष्ट्र अगर अभी भी इस तरह के हमलों के साथ में नहीं कोई सबक लिए, तो किसी भी देश की संप्रभुता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अमेरिका जिसे पसंद करेगा उसको ही अपने साथ चलने देगा, अदरवाइज दूसरे देशों को वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देता रहेगा। दुनिया के लिए ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक देश दूसरे देश को केवल ये ब्लेम करके कि तुम हमारे यहां ड्रग्स भेजते हो, तुम्हें हम पनिशमेंट देंगे। ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं जो अमेरिका दूसरे देशों में भेजता है। दुनिया को नशे की लत वो भेजता है, गंदी आदतें वो भेजता है, अश्लील पिक्चर्स वो भेजता है। उसके बावजूद कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होता। लेकिन दुनिया में किसी भी देश पर उसे दंडनायक की तरह जो निर्णय लेने की शक्ति मिली है, ये उसके शक्तिशाली होने का प्रमाण तो है, लेकिन ये दुनिया में गुंडई का प्रमाण भी है। अक्सर इस तरह से गुंडे भी यही कर रहे होते हैं। तो एक संप्रभु देश के ऊपर हमला करके अमेरिका ने भी दुनिया पर गुंडा राज दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन गुंडों की ताकत तब तक ही बनी रहती है जब तक लोग एकजुट नहीं होते। विश्व को आवश्यकता है कि इस हमले का एकजुट होकर खंडन किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि यूएन इसमें अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करे। यहां पर निजी स्वार्थ के स्थान पर दुनिया के देशों को, क्योंकि ये आज कोलम वेनेजुएला पर हुआ है, कल को किसी और देश पर इस तरह के हमले हो सकते हैं। अब दुनिया को अगर यह हमले से बचना है तो सबको न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि अमेरिका केवल उन्हीं देशों पर हमला नहीं कर पाता जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो दुनिया अचानक अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स की होड़ की तरफ बढ़ने लगेगी। विचारणीय है कि साउथ कोरिया के ऊपर अमेरिका ने एक भी बयान पिछले साल नहीं दिया। कारण था किम जोंग उन के पास उपस्थित न्यूक्लियर बॉम्ब। ट्रंप ने दुनिया भर पर तमाम बयान दिए, सभी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, सब तरह के ट्रेड टैरिफ सब की बात की। नॉर्थ कोरिया उनके स्टेटमेंट से ही गायब था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे सनक के साथ उसकी सनक चल गई तो हमारे साथ दिक्कत खड़ी कर सकता है। चुप मार करके उसे इग्नोर ही कर दिया, जैसे वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही आज ईरान को टारगेट किया जा रहा है जब तक उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये सभी विचारणीय तथ्य हैं, और इस तरह से अगर होने लगा तो दुनिया के देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब की होड़ मच जाएगी। जो देश खरीद नहीं पाएंगे वो कालाबाजारी करने लगेंगे। पाकिस्तान जैसे देश, भारत जैसे देश के लिए बड़े रोग नेशन बन जाएंगे। ये देश दुनिया के साथ ऐसे समझौते करने लगेंगे जैसे फिलहाल इन्होंने सऊदी के साथ किया। इस तरह से दुनिया के अंदर बहुत अलग विचित्र स्थिति बनकर आ जाएगी। इसे सोचने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है। वेनेजुएला जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार रखता है, इस पर हमले के लिए मैंने आप लोगों को 4 महीने पहले, 2 महीने पहले और कल भी, तीनों समय पर मैंने इन्फॉर्म किया, क्योंकि ट्रंप लगातार अपनी हरकतों से बताए जा रहे थे। पहले इनकी बोट्स को निशाना बनाया जा रहा था, बाद में फिर इनके ऑयल टैंकर्स को सीज किया जाना शुरू हुआ। तब समझ में आया कि असली कहानी ड्रग्स की नहीं है, इनके तेल की है। और अब वो आपके सामने आकर आ चुका है। तो अब बड़ा सवाल पुतिन के ऊपर भी आ चुका है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर पावर बैलेंस करने की बात आती तो रूस को अभी तक काउंटर पावर माना गया, कि अमेरिका हमेशा रूस के डर से ऐसा नहीं करता था, या फिर चाइना को काउंटर पावर माना जा रहा है। अगर वाकई में ये 2 देश एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही वो 2 अपोजिट फैक्शंस हैं जो वेनेजुएला के साथ खड़े दिखाई दिए थे। ऐसे में क्या निकोलस मादुरो के साथ ये जो फोटो अपॉर्चुनिटी दिखाते हुए देश हैं, क्या ये वाकई में वेनेजुएला के लिए कोई स्टैंड लेंगे? ये बड़ा सवाल होगा। अपडेट्स के साथ हम अगला सेशन जरूर लेकर आएंगे। अपडेट्स में वेनेजुएला के साथ कौन से देश चलकर आए वो बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक, जब तक हम आप तक ये सेशन लेकर आए हैं, ऐसी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। मादुरो के बारे में कोई स्पष्ट बयान, ट्रंप की कोई और कार्रवाई अगर होती है तो मैं आप तक उसे अवश्य लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही।